नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव भक्ति की शक्ति में। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानी। आज हम सुनेंगे एक राजा और उसकी 7 रानियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। उस राजा की 7 रानियां थी। राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। वह राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। राज की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा के राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। राजा को कोई संतान न थी, जिसके कारण वह हमेशा परेशान रहता था। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने एक एक करके 6 शादियां कर ली, पर किसी भी रानी से राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा घर के मंदिरों में पूजा पाठ तो करते ही थे। इसके अलावा राज्य के सभी मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ और यज्ञ करवाते और दान धर्म करवाते रहते थे। लेकिन फिर भी रानियां मां नहीं बन पाई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, राजा की निराशा भी बढ़ती जा रही थी और कुछ समय बाद राजा बहुत दुखी रहने लगे। राजा के दुख को देखकर राज्य की प्रजा भी दुखी रहने लग गए। उन्हें भी राजा की तरह ही राज्य के उत्तराधिकारी पाने की इच्छा थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी। उस राज्य के लोग सदा मन से उस राज्य के लिए कामना करते और भगवान से प्रार्थना करते कि कम से कम राजा के यहाँ एक पुत्र तो पैदा हो जाए, जो उनके राज्य का आने वाला राजा बने। राजा ने बहुत प्रयास की। वह पीर, फकीर, साधु, सन्यासी सबकी सेवा करते थे, परंतु अभी तक किसी का दिया हुआ आशीर्वाद राजा को नहीं फला था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए। एक हिरन का पीछा करते करते जंगल में काफी दूर निकल गए। हिरन तो उन्हें मिल नहीं पाया। वह हिरन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। राजा काफी देर तक उस हिरन को जंगल में ढूंढते रहे, लेकिन वह हिरन उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस तरह जंगल में घूमते घूमते राजा को प्यास लग गई। राजा अपने रास्ते से भी भटक चुके थे, फिर भी वह घोड़ा लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। चारों तरफ घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से कलकल की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा, लगता है यहाँ कहीं झरना है। झरने की आवाज सुनते सुनते राजा उसी तरफ चलने लग गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वहाँ एक झरना दिखाई दे गया। झरने के पास पहुंचकर राजा अपने घोड़े से नीचे उतर गए। जैसे ही वह पानी पीने लगे, अचानक ही उन्हें वहाँ एक आवाज सुनाई दी। आप कौन है? आपको दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ नहा रही हूँ? आप यहाँ कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सच में राजा को अपनी प्यास के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की झरने में नहा रही थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी पीने आ गया। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको नहीं देखा। यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं पानी पी लूं? फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूँ। आप कौन है और इस घने जंगल में कैसे? राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की बोलती है, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। रोज यहाँ आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसीलिए यहाँ कभी कोई नहीं आया। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर यहाँ पर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीठ करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर वहाँ जाकर बैठिए। थोड़ी देर में मैं आकर आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर और कुछ दूर एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। इधर लड़की जल्दी जल्दी नहाकर और एक पत्थर की ओट में जाकर कपड़े बदलने लग गई और कुछ ही देर में वहां से निकलकर राजा के पास आ गई। राजा के पास आकर वह बोली, और पानी पीना है आपको तो पी लीजिए।
राजा ने कहा, नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है, अब तुम अपना परिचय दो मुझे और मेरी सहायता करो। फिर लड़की बोली, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड़ रखे हैं, आपको भूख लगी होगी, आप इस फल को खा सकते हैं। इतना कहकर लड़की राजा का जवाब सुने बिना ही फल को लेकर झरने के पानी में धोने के लिए चली गई और धोकर राजा को देने लगी। राजा लगातार मंत्रमुग्ध सा होकर उस लड़की को देख रहा था। राजा देखता है वह लड़की बहुत ही सलीके से पत्ते पर फल रखती है। राजा उन फलों को लड़की से ले लेता है और उस लड़की से पूछता है, क्या तुम नहीं खाओगी? लड़की कहती है, नहीं, मैं बाद में खाऊंगी, आप अतिथि हैं, आप खाइए। फल खाते हुए राजा ने लड़की से कहा कि अभी तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, मैं आपके बारे में भी जानना चाहता हूँ। लड़की कहती है, मेरा नाम चंपा है, मैं यहीं के पास के गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम राघोपुर है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। हम लोग जंगल से फल और लकड़ियाँ चुनकर ले जाते हैं और उसी से बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। घर के पास थोड़ी सी जमीन है, हम लोग उसमें थोड़ा सा अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं, जिससे हमारा खर्चा चल जाता है। इसके बाद उस लड़की ने कहा, मैंने अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया, आप अपने बारे में भी कुछ बताइए, आप कौन है? राजा ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर बोला, जब मैं अगली बार मिलने आऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद चंपा ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा राजधानी जाने से पहले चंपा से कहने लगा, चंपा, तुमने ये तो बताया नहीं कि मैं दोबारा तुम्हें कहाँ मिल सकता हूँ। चंपा कहने लगी, आप हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? राजा कहने लगा, बस तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। चंपा ने हंसकर कहा, मैंने तो बताया था आपको, मैं यहाँ रोज आती हूँ, सुबह लकड़ियाँ चुनकर माँ को दे आती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ, उसके बाद हम लोग खाना खाकर सब्जी और फल बेचने बाजार जाते हैं। मैं रोज आपको इस समय यहाँ मिलूंगी, या फिर आप चाहे तो आप मेरे गांव भी आ सकते हैं। उसके बाद राजा वहां से चल पड़े और अपनी राजधानी आ गए। लेकिन राजा चंपा पर मोहित हो गए थे, इसीलिए वह बेचैन रहने लगे। उसकी बार बार चंपा से मिलने की इच्छा होती। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 6 रानियां होने के बाद भी उसका मन चंपा की तरफ क्यों खिंचा जा रहा है। जब उसके लिए सहन करना कठिन हो गया, तब राजा जंगल की घटित यह सारी घटना मंत्री को बताए। मंत्री जी ने कहा, महाराज, यदि आप उसे चाहते हैं तो उस लड़की से विवाह क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है उससे ही हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को लेकर चंपा से मिलने के लिए चल पड़े। झरने के पास पहुंचकर उसने चंपा को आवाज दी। चंपा झरने पर नहीं थी। कई बार आवाज देने के बाद वह वहीं रुक गए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें चंपा दिखाई नहीं दी, तो राजा ने मंत्री जी को भी अपने पास बुलाया और कहा, आज चंपा दिखाई नहीं दे रही है, लगता है आज चंपा आई नहीं है, या फिर आकर वापस चली गई। उसने कहा था वो रोज यहाँ आती है, पर अब तक आज क्यों नहीं आई? मंत्री जी कहने लगे, महाराज, क्यों ना हम लोग उसके गांव चले? राजा कहने लगे, हाँ, यही ठीक रहेगा। चंपा के गांव में जाने का निश्चय करके दोनों उसके गांव पहुंच गए और फिर चंपा का नाम लेकर पता करते हुए उसके घर की तरफ चल दिए। उन्होंने देखा गांव के लोग चंपा का घर दिखाने के लिए उनके साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने देखा तो चंपा की झोपड़ी के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चंपा चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी। राजा ने आवाज लगाई, चंपा, तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु तुम वहाँ नहीं मिली। क्या तुम फल लेने आज नहीं गई? आवाज सुनकर चंपा बाहर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजा ने पूछा,
चंपा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? गांव के लोग दो अजनबियों को घोड़े पर सवार देख इकट्ठे हुए थे। उनमें से एक ने कहा, बाबूजी, इसके अपनों में इसकी एक माँ ही तो थी, वह भी चल बसी। उसे सर्प ने डस लिया था। अब यह बेचारी अकेली रह गई है। अब आप ही बताइए, ऐसे में यह बेचारी रोए नहीं तो क्या करे? फिर उस आदमी ने पूछा, आप लोग कौन है? मंत्री ने राजा का परिचय दिया। मंत्री की बात सुनते ही पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का दिल से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया जी से कहा, मैं चंपा से विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? मुखिया जी ने कहा, नहीं, हमारी बेटी राजरानी बनेगी। हमारे तो भाग्य खुल गए। यह गांव अब आपके ससुराल होंगे। इससे अधिक हमें क्या चाहिए? गांव वालों ने जल्दी जल्दी में सारी तैयारी करके राजा और चंपा का विवाह करवा दिया। राजा ने चंपा को नया नाम दिया राज्य लक्ष्मी। राजा और मंत्री अपनी नई रानी राजलक्ष्मी को अपने साथ राजमहल ले जाने को तैयार थे। गांव के लोगों ने नम आंखों से गांव की बिटिया चंपा को विदा किया। राजा के साथ राजलक्ष्मी अपने ससुराल राजमहल में आ गई। राजा की नई रानी को देखकर उनकी 6 रानियां ईर्ष्या से जलकर राख हुए जा रही थी। उन्होंने मन से दुखी होने के बाद भी अपने आप को खुश दिखाते हुए राजलक्ष्मी का स्वागत किया। अब तो राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता था। राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की थी। वह अपनी सौतनों के मन में छिपी हुई ईर्ष्या को पहचान नहीं पा रही थी। वह नहीं जानती थी कि उसकी सौतनें उससे कितना नफरत करती है। वह उन्हें अपनी बड़ी बहनों की तरह सम्मान देती थी। राजलक्ष्मी के साथ भी राजा के विवाह को काफी समय बीत गया, फिर भी उन्हें कोई संतान न हुई। एक बार एक सन्यासी महाराज उस राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब मंत्री जी को उस सन्यासी महाराज जी के बारे में पता लगा तो वे राजा के पास आए और बोले कि महाराज, एक सन्यासी है, वो बहुत ही बड़े महात्मा है, क्यों न उन्हें एक बार राज दरबार में बुलाया जाए और उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए और उन्होंने मंत्री से कहा, सन्यासी महाराज को आदर पूर्वक महल में लाया जाए। जब वह महात्मा महल में पहुँचे तो राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राज दरबार में बुला लिया। महात्मा जी उस समय कुछ भी न कहते हुए कुछ दिन महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि महात्मा जी के लिए रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। बड़ी 6 रानियों ने महात्मा जी के फटे पुराने कपड़े देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह सभी महात्मा जी के फटे पुराने कपड़े देखती और किसी न किसी बहाने से उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। छोटी रानी राजलक्ष्मी महात्मा जी का पूरा आदर सत्कार करती। शायद जंगल में पली बड़ी होने के कारण इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह इस राज्य की रानी है। उसने मन लगाकर महात्मा जी की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जी जाने को तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपने पास बुलाकर बोले, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत जल्द ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। यह सुनकर राजा और राजलक्ष्मी बहुत खुश हो गए। उन्हें आशीर्वाद देकर महात्मा जी चले गए और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो गई। कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वे पिता बनने वाले हैं। रानी राजलक्ष्मी गर्भवती है। यह खबर सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा।